भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, सीआरपीसी की धारा 125 और जो अपनी अब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी धारा 144 में एक प्रावधान है कि भरण पोषण के बारे में। तो यदि कोई पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी या आवश्यक बच्चों का भरण पोषण नहीं करता है अथवा करने से इनकार कर देता है, और वो माता पिता, अवयस्क बच्चे और पत्नी जो भरण पोषण करने में अपना असमर्थ में, अपना स्वयं का भरण पोषण करने में, तो वह व्यक्ति जो इनकार करता है उसके विरुद्ध पत्नी, माता पिता, अवयस्क बच्चे ये अदालत में, न्यायालय के सामने भरण पोषण हेतु मुकदमा दायर कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। यद्यपि यह भरण पोषण जो है सिविल प्रकृति का वाद है, यानी सिविल प्रकृति के बाद से जुड़ा हुआ है, परंतु 125 सीआरपीसी अर्थात 144 बीएनएसएस में इसलिए रखा गया है कि क्योंकि उनको त्वरित जो है उपचार प्रदान किया जाए। यदि ये मामला सिविल में दायर होता, सिविल सूट इसका चलता, तो फिर वाद दायर किया जाता, फिर उसका जवाब रिटर्न स्टेटमेंट यानी WS जवाब दावा होता। फिर उसकी जटिलता से बचने के लिए संसद की मंशा थी कि ऐसे बात को, ऐसे प्रकृति की, ऐसे उपचार जो इसमें प्रदान करता है उसमें त्वरित उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए इसको जो है सीआरपीसी 125 अर्थात नई किताब 144 में इसका प्रावधान रखा गया है। इसमें यदि कोई ऐसा पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति इनकार करता है, इन लोगों को भरण पोषण नहीं देंगे या भरण पोषण नहीं करता, तो अपने उपचार के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। अब न्यायालय जो है ये देखिएगा कि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है कि नहीं। इसके देखिए, इसके अवयव हैं। नंबर 1, पहला, वह व्यक्ति पर्याप्त साधनों वाला होना चाहिए, यानी जिसके विरुद्ध वाद दायर किया जा रहा है उस साधन संपन्न होना चाहिए, यानी पर्याप्त साधनों वाला होना चाहिए कि वह मतलब गुजारा भत्ता दे सकता है, भरण पोषण कर सकता है। यदि नहीं कर सकता, वो स्वयं नहीं कर सकता, उसके बाद उसके विरुद्ध वाद जो है असफल हो जाएगा। तो कहीं कहीं ऐसा आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि उसके पास आय का साधन न हो, पर्याप्त साधन न हो, तो यदि वो शरीर से स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है, शरीर से स्वस्थ है, तो ये माना जाएगा कि वो पर्याप्त साधनों वाला है और वह कमा के खिलाएगा अपनी पत्नी, अवश्य बच्चों को, माता पिता, भरण पोषण करेगा। पर्याप्त साधन कहीं दर्शित नहीं भी होता है तो भी तो न्यायालय यह धारणा करेगा कि चूंकि यह स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है और यह कमा सकता है, कमा के अपना भरण पोषण और जो उनके आश्रित है उनका भरण पोषण कर सकता है। तो इस अर्थ में जो है पर्याप्त साधनों वाला नहीं भी पर्याप्त साधन हो, तो यदि हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, तो उसको भी माना जाएगा कि पर्याप्त साधनों वाला है, वो कमा खिला सकता है। नंबर 2, जो वाद दायर कर रहा है, ये जो उपशम चाहता है, जो भरण पोषण चाहता है, ये उसको असमर्थ होना चाहिए अपना भरण पोषण करने में, अपना जीविका चलाने में उसको असमर्थ होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है और पत्नी भी नौकरी कर रही है,
तो पत्नी ने पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, हमको भरण पोषण चाहिए, क्योंकि पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार है, लेकिन उसको भरण पोषण पत्नी को नहीं मिल सकता क्योंकि वो नौकरी कर रही है, अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। क्योंकि 125 धारा बार बार ये कहती है वह अपना भरण पोषण करने में अक्षम हो, समर्थ न हो अपना भरण पोषण करने में, तभी भरण पोषण का दावा दायर कर सकता है। क्योंकि पत्नी यदि नौकरी करती है या कोई बिजनेस करती है, कोई व्यापार करती है, जिससे वह अच्छा पैसा, अच्छी आमदनी कर लेती है, उसका भरण पोषण चल जाता है, तो वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है पति से अपने। नेक्स्ट जो है, यदि उपेक्षा की भरण पोषण करने में, जिसके विरुद्ध बात दायर किया गया है वह भरण पोषण करने की उपेक्षा की हुई अपने पत्नी की, अभ्यस बच्चों की, माता पिता की, उपेक्षा शब्द है। यदि उपेक्षा नहीं किया है, भरण पोषण उनकी परवरिश करता है, तो बात दायर नहीं कर सकते, बात सफल नहीं होगा। अब प्रश्न यह है, क्या विवाहित पुत्री भरण पोषण की हकदार है? तो इसका उत्तर है नहीं। पुत्री यदि विवाहित हो गई तो उसके भरण पोषण का हकदार उसका पति हो, पिता नहीं हो। अच्छा, जो भरण पोषण का मुकदमा किया गया है, तो भरण पोषण का जो है आदेश मजिस्ट्रेट उस तारीख से, जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया है, जिस दिन प्रार्थना पत्र दिया गया है भरण पोषण के लिए, उस दिन से, अथवा जिस दिन निर्णय करता है, देता है, उस दिन से जो डिस्कशन ऑफ दी कोर्ट के ऊपर है, वह किस दिन से भरण पोषण देने का आदेश करेगा। यदि भरण पोषण आदेश कर देता है और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश, मेंटेनेंस का आदेश किया गया है, वह नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, भुगतान नहीं करता है पैसे का, रुपये का, तो 125 सब क्लास 3 में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर सकता है और उसके प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकता है, और उसको यदि चुकाया नहीं जा रहा है, भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो उसको 1 मास के लिए सिविल कारावास का दंड भी दे सकता है। परंतु मजिस्ट्रेट वहां वारंट जारी नहीं करेगा, वहां ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा यदि जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश हुआ है उसने 1 साल के भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अब प्रश्न यह है कि कौन व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है। 125 सब क्लास 4 में, तत्पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 सब क्लास 4 में यह प्रावधान है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं जो जारता की दशा में रही हो, यानी एडल्ट्री में रही हो, अथवा बिना पर्याप्त कारण के अलग रह रही हो अपने पति से, अथवा वो दोनों पारस्परिक यानी सहमत से सेपरेट कर लिए हो, अपने को अलग अलग रहे हो, विवाह विच्छेद कर लिए हो, तो ऐसी भी पत्नी जो है, उसकी ऐसी पत्नी जो है भरण पोषण की हकदार नहीं। तो न्यायालय यदि पाता है कि यदि किसी को भरण पोषण का आदेश दे दिया गया
और पता लगता है बाद में उजारता की दिशा में एडल्ट्री में रह रही है या बिना पर्याप्त कारण के रह रही है या पारस्परिक संबंध से प्रापंचिक संबंध से विच्छेद अलग रह रही है दोनों लोग, तो वहां भरण पोषण का आदेश नहीं देगा, और दिया है तो वहां रद्द कर देगा। सब क्लास 5 में यदि ऐसा कोई आदेश दे दिया गया है तो ऐसी स्थितियों में वो जब न्यायालय को मालूम हो जाता है तो भरण पोषण जो आदेश दिया है उसको रद्द कर देगा, निरस्त कर देगा। अब प्रश्न एक यहाँ यह है कि पूर्व विवाहित पति, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पूर्व में विवाह किसी स्त्री से हो चुका है और एक दूसरी स्त्री आती है, दूसरी महिला आती है, उसे शादी कर लेती है, दोबारा फिर शादी करती है, उसे 2 पत्नियां हो गई, तो अब प्रश्न यह है कि क्या अब भरण पोषण की हकदार दोनों पत्नियां होंगी या एक होगी या कोई नहीं होगी। यहां जो है शंका के समाधान के लिए विवाह जो हुआ है उस व्यक्ति का, तो जो पत्नी पहले विवाह हुआ है वही उसकी धर्मज पत्नी है, वही उसकी पत्नी धर्मज है। दूसरी पत्नी ये दूसरा विवाह फिर कर लिया किसी महिला के साथ, तो वह उसकी पत्नी नहीं, वह पत्नी की श्रेणी में, पत्नी की कोट में नहीं आती है। क्योंकि आईपीसी में, अब भारतीय न्याय संहिता में, कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक पति या पत्नी के जीवित रहते ही दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ये दूसरा विवाह करता है या करती है तो वह अवैध है, इलीगल है, शून्य है, नहीं हो सकता। तो यहां है कि यदि कोई दूसरी पत्नी, कोई दूसरी स्त्री ने किसी व्यक्ति के साथ जो पूर्व से विवाहित है उससे विवाह कर लिया है, तो क्या वह भरण पोषण की हकदार है कि नहीं है। यदि पति इनकार करते भरण पोषण नहीं करेंगे आप, तो उत्तर इसका है कि द्वितीय पत्नी जो है वो भरण पोषण की हकदार नहीं है किसी भी मामले में, क्योंकि उससे विवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि वह अवैध विवाह। लेकिन वह दूसरी पत्नी जो है अवैध विवाह भले है, उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा, लेकिन यदि उससे कोई बच्चे होते हैं तो बच्चों को उसी प्रकार बच्चे भरण पोषण के हकदार हैं जैसे पहली पत्नी के बच्चे, और संपूर्ण प्रॉपर्टी में, संपूर्ण संपत्ति में उसी प्रकार के हिस्सेदार होंगे। तो अब जो है स्पष्ट हो गया है कि यदि 2 पत्नियां हैं तो भरण पोषण की हकदार पहली पत्नी ही होगी, दूसरी पत्नी नहीं होगी। दूसरी पत्नी पत्नी की कोटि में, पत्नी के श्रेणी में नहीं आती है, उसका विवाह अवैध है। अब एक प्रश्न और आता है कि तलाकशुदा पत्नी, यानी जिसका डाइवोर्स हो चुका है, जिसका तलाक हो चुका है पत्नी का, और यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है अपना कोई, तो वह भरण पोषण की हकदार है, उसका भरण पोषण उसे चलता रहेगा। अब एक मोहम्मद लॉ में तो भरण पोषण में 3 चंद्रमास यानी इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण देना पड़ता था मुस्लिम में। जब यह सीआरपीसी 125 यह लागू हुआ तो इस पे बहुत ही आपत्ति, मुस्लिम पक्ष ने इस पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और अपने जो उनकी पर्सनल लॉ है उस पे जो है खलल में एक व्यवधान डालने का, उसको नष्ट करने का बहुत, इसके बारे में बहुत प्रदर्शन हुए और बहुत विरोध जताए गए मोहम्मदन यानी मुस्लिम लोगों की तरफ से। तो हमारी संसद ने, हमारी भारत सरकार ने इनको खुश करने के लिए मुस्लिम भरण पोषण अधिनियम 1956 पारित किया। लेकिन अब जो है वह धूमिल हो गई है। अब चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
चाहे जिस धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो भारतवर्ष में रह रहा है और जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, वह भारतीय माना जाएगा। और सभी भारतीयों पे 125 सीआरपीसी जो है, ये सभी भारतीयों पे लागू हुई जो भारत के नागरिक हैं, उन पर लागू होगी। इसमें स्वयं विधि यानी पर्सनल विधि, इसमें जो है व्यक्तिगत विधि, इसमें कोई रोड़ा नहीं जा सकती, ये सर्वोपरि रहेगा। तो यदि जो है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कई पत्नियां और उन पत्नियों से कई बच्चे, उन पत्नियों से सब पत्नियों से कई बच्चे होते हैं, तो सब वो बच्चे बराबर के हकदार हैं उस प्रॉपर्टी में, उसकी संपत्ति में, चल संपत्ति में। परंतु प्रथम पत्नी केवल भरण पोषण की हकदार है और जितनी पत्नियां बाद में रहेंगी वो भरण पोषण की हकदार नहीं। इसमें कोई भी व्यक्ति जो जिसके विरुद्ध भरण पोषण का अनुतोष प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध, वह यह साबित कर देता है कि विपक्षी जो है, जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश हुआ है, वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तो भरण पोषण उसको 125 सब क्लास 5 यानी 144 सब क्लास 5 में अदालत जो है, न्यायालय उसको जो है रद्द कर देगा। अब संतुष्ट हो जाता है तो रद्द करता है। ये डिस्कशन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट के विवेक पर है। अच्छा, इसमें जो है भरण पोषण की राशि क्या होगी? पहले तो भरण पोषण की राशि 500 दी गई थी, बाद में 500 से बढ़ा के 5000 कर दी गई। लेकिन अब जो है यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर होगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, वो उसका स्टैंडर्ड है करोड़ों रुपए आता है उसके महीने में, तो जो उसको लाइबिलिटी उसके ऊपर होगी भरण पोषण की, उसके स्तर से, उसके आय के साधन को देखते हुए इसके लिए, और इसका भरण पोषण जिसने भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दिया है उसका भरण पोषण हो जाए, वो मेंटेन हो जाए, तो उतने राशि जो है उसको दिला देगी। ये डिस्कशन ऑफ द कोर्ट है। अब इसको रद्द कराने के लिए जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश पारित हुआ, जिसके विरुद्ध यानी पति के विरुद्ध मान लीजिए भरण पोषण का आदेश पारित हुआ है, तो पति यदि यह साबित करता है वह अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम है, मान लीजिए नौकरी करती है, किसी कॉलेज में पढ़ाती है, कोई व्यवसाय करती है पत्नी, फिर भी उसने भरण पोषण का मुकदमा दायर किया, तो यदि साबित हो जाता है उसका व्यवसाय है, उससे पर्याप्त साधन उसको मिल जाता है, वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, तो उसको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो जो आदेश यदि पारित किया है कोर्ट ने, न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है, तो उसको रद्द कर देगा। अब प्रश्न यह उठता है कि किन परिस्थितियों में न्यायालय भरण पोषण की धनराशि निश्चित करेगा। कहीं ऐसा होता है कि जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है वह माली हालत उसकी बड़ी अच्छी, अब कहीं माली हालत बहुत गड़बड़, तो उस माली हालत को देखते हुए कोर्ट अपने स्वविवेक से जिसने भरण पोषण के लिए याचना किया है उसको भी देखते हुए वो आदेश पारित किया जाएगा। अवयस्क पुत्री भी अपने पिता से भरण पोषण पाने की हकदार है। न्यायालय आदेश दे सकता है कि जब तक वो वयस्क न हो जाए उसका भरण पोषण किया जाए। यदि किसी अवयस्क पुत्री की शादी हो गई और पति भी पर्याप्त साधन वाला नहीं, तो पुत्री यदि याचना करती है तो अब उसके अपने पिता के विरुद्ध भी याचना कर सकती है भरण पोषण देने की, क्योंकि और कोर्ट यह कह सकती है जब तक वो अवयस्क न हो, जब तक वो अवयस्क है तब तक उसको भरण पोषण की राशि दी जाए। तो विभिन्न मामलों में विभिन्न प्रकार से भरण पोषण की धनराशि कोर्ट के डिस्कशन ऑफ द कोर्ट के विवेक पर ही निर्भर करती है। तो दत्तक पुत्र, यहां तक कि दत्तक पुत्र है, मान लीजिए माता पिता भी अपने पुत्र से भरण पोषण के लिए
प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ तक कि दत्तक पुत्र भी अपने पिता के भरण पोषण के लिए हकदार है। दत्तक यदि कोई व्यक्ति पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, दत्तक पुत्र लिया है, तो वह माता पिता भी अपने दत्तक पुत्र के विरुद्ध भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, उनकी याचना कर सकता है भरण पोषण की कोर्ट से। अब कोर्ट वैसे ही आदेश के प्राप्त चलती, जैसे मान लीजिए वह दत्तक पुत्र नहीं, वह असली पुत्र है, उसका धर्म